जय हिंद। पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, ये कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट क्लास हमने यही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के ऊपर छोड़ा था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के बीच में जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है 1974 में साइन हुआ था। एनक्लेव्स कुछ ऐसे एरियाज हैं जो इंडिया में बांग्लादेश का एरिया और बांग्लादेश के अंदर इंडिया के एरिया, तो उनको एक्सचेंज करने के लिए, इनको एनक्लेव्स कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया था। रिवाइज्ड वर्जन जो है इस एग्रीमेंट का, वो दो कंट्रीज के बीच में 7 मई 2015 को साइन हुआ है। पार्लियामेंट ने 100th अमेंडमेंट एक्ट पास किया। आपको बता दें, जो सीडिंग करनी होती है, एक्सचेंज जो है, ये अमेंडमेंट के बिना नहीं हो सकता। इस एग्रीमेंट के में रेटिफाई किया 6 जून 2015 को। इंडिया ने 51 एनक्लेव्स को रिसीव किया है, जिसमें 7110 एकड़ का एरिया आता है। और इंडियन मेनलैंड में बांग्लादेश ने 111 एनक्लेव्स रिसीव किए हैं, 17,160 एकड़ का एरिया आता है। ज्यादा एरिया दिया हमने उन्हें इसको सिंप्लीफाई करने में। ये एनक्लेव्स जो हैं, इनके रहने वाले लोगों को ये ऑप्शन दिया गया कि वो आप किसी में साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ, वो भी ऑप्शन दिया गया। ये फेज वाइज मैनर में शुरू हुई 31 जुलाई 2015 को, और ये 31 जुलाई शुरू हुआ था, 30 जून 2016 को खत्म हुआ, और 31 जुलाई 2015 को ये शुरू हुआ। 31 जुलाई साल लग गया इसको ऑलमोस्ट फिनिश होने में। ये एक्सचेंज हुए मिडनाइट 31 जुलाई 2015 से, और ये खत्म, जो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ वो बाय 30 नवंबर 2015 ये शुरू ऑलमोस्ट हो गया था। ठीक है, तो एनक्लेव्स एक्सचेंज किए गए एक दूसरे के बीच में। इनमें से अभी भी जो सबसे बड़ा एक एनक्लेव है दहरग्राम अंगरपोता, ये अभी भी पेंडिंग है। ये एनक्लेव अभी भी रह गया। और ये अब देखेंगे कि इंडिया में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बीच में फिर इंडिया है। ये बड़ा कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन गया हुआ है, ये अभी भी सेटलमेंट नहीं हो पाया। तो ये लास्ट एनक्लेव रह गया हुआ है, ऑलमोस्ट सारे एनक्लेव सेटलमेंट हो गए हैं। ठीक है, इंडिया ने इस पूरे एग्रीमेंट में 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लूज किया है, बांग्लादेश को दे दिया है। तो हमें अल्टीमेटली लैंड मेजरमेंट में लॉस हुआ था, बट ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कोई और आसान रास्ता नहीं था, और इतना बड़ा एरिया हमने दे दिया बांग्लादेश को, वो हैरानी वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 1961 में रूल किया था कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया और अनदर कंट्री के, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। 552 प्रोविंशियल स्टेट्स में से 549 इंडिया को जुड़ी थी, सिर्फ JNK, हैदराबाद और जूनागढ़ नहीं जुड़ पाए थे। ओरिजिनली 1950 में 4 कैटेगरीज में स्टेट थी। पार्ट ए में 9 अर्स्टवाइल स्टेट्स थी। अर्स्टवाइल होता है फॉर्मली, पहले वो भारत जो थे वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। पार्ट बी में 5 प्रिंसली स्टेट्स थी जिनका अपना लेजिस्लेचर था। पार्ट सी में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स थी, और पार्ट डी में अंडमान निकोबार की टेरिटरी थी। 7th अमेंडमेंट एक्ट में ये सारी कैटेगरीज खत्म कर दी गई, सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया, एक्सेप्ट JNK जिसका एग्रीमेंट था, उसको छोड़ के सारे एक ही कैटेगरी में आ गए थे। एक्वायर्ड टेरिटरीज में हमें कैसे ले सकते हैं, लेने के चारों तरीके हमें बताए गए थे। हम परचेज कर सकते हैं, कोई हमें दे दे हम रख सकते हैं, सीड कर सकता है हमें कोई, हम उसे रख सकते हैं। हम लड़के कोई एरिया जीत सकते हैं, ठीक है, ये हम ट्रीटी करके भी किसी एरिया को अपना हिस्सा बना सकते हैं। पौंडीचेरी जो था वो फ्रांस के पास था, तो पौंडीचेरी इसको हम बोलते हैं, पौंडीचेरी उनके पास था। उनको छोटे छोटे एरियाज थे, उनके पास सेटलमेंट नहीं हो रही थी, काफ़ी दूर है फ्रांस, तो उन्होंने अल्टीमेटली इंडिया को दे दिए। ये 4 जगहों पे है, पौंडीचेरी, यमन, करिकेल, माही। तो ये चारों एरियाज जो हैं वो सीड कर दिए गए 1954 में। इनको एडमिनिस्टर किया गया एज एक्वायर्ड टेरिटरी, और 62 में इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, आज भी यूनियन टेरिटरी है। ये इंडिया में 3 यूनियन टेरिटरीज आज ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर भी है, पौंडीचेरी उसमें से एक है, पौंडीचेरी, दिल्ली और JNK। ठीक है, पोर्तुगीज टेरिटरी थी दमन, दीव और गोवा, वो हमने उनसे लड़के लिए, हमने उन्हें हरा दिया, उनको जगह खाली करनी पड़ी, अल्टीमेटली वो हमारा हिस्सा। इन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया यूनियन टेरिटरी 1961 में। गोवा जो है उसे 87 में स्टेट बनाया गया।
सिक्किम में फुल फ्लेज जो स्टेट बनाया गया, वहां रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम वॉइस वोट भी हो सकता है, वोटिंग भी हो सकती है, जहां पे लोगों ने डिसाइड किया कि उन्होंने इंडिया का हिस्सा बनना है और अल्टीमेटली सिक्किम बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। जब इंडिया बना तो स्टेट्स का साइज बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड था और काफी बड़ा स्ट्रक्चर था। तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेट थी, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, वो यूनाइटेड प्रोविंस कहलाती थी। पंजाब एट दैट टाइम कंसिस्ट ऑफ पंजाब, हिमाचल, हरियाणा and some part of J&K also. It was very big states. Some states were very big states. तो रीस्ट्रक्चर करने की बात आई, गवर्नमेंट ने अपॉइंट की एसके धर कमेटी की वो बताया कि किस बेस पे, किस फिजिबिलिटी में हम इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कमीशन ने बोला कि हमें स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू इससे सेटल नहीं हुए थे, वो ही वाज नॉट वेरी हैप्पी। तो उन्होंने नई कमेटी बनाई जिसका मेन प्रोविजन था कि लिंग्विस्टिक बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे बनाते हैं। लिंग्विस्टिक प्रोविजन बनाया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पीताबाई सीतारमैया, जेवीएल कमेटी बोलते हैं, ये बनाएगी। 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला इशू बना, ये आंध्र प्रदेश में बना। वहां कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे पोती सिल्लामल्लू, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की और वो 56 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जवाहरलाल नेहरू वाज शॉक्ड विद सच ए लेवल ऑफ लॉस और इमीडिएटली उन्होंने प्लान किया कि हम इसको बनाएंगे। और पहली स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेस पे बनी वो आंध्र प्रदेश बनी है, बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम तमिलनाडु। सो आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग करके पहली स्टेट बनाएगी। आंध्रा के तेलुगु और तमिल स्पीकिंग लोगों को अलग किया गया लैंग्वेज के बेस पे, ये स्टेट बनाई गई। फिर एक नया कमीशन अपॉइंट हुआ फैजल अली, एच.एन. खजरू, के.एम. पनिक्कर की प्रेजेंस में 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 55 में सबमिट की। 56 में से अडॉप्ट कर लिया गया और उसकी बेस में 14 स्टेट्स इंडिया में बनाई गई। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, J&K, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसमें 6 यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीवा, मिनिकॉय, अमनादीवा, मणिपुर और त्रिपुरा, ये स्टेट से। एजिटेशन और वायलेंस हुआ तो मराठी और गुजराती लोगों को अलग कर दिया गया। मराठी महाराष्ट्र में आ गए, दे वर टुगेदर कॉल्ड बॉम्बे। पहले जो स्टेट थी वो बॉम्बे थी। सो बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 1960। 63 में नागालैंड को बनाया गया ट्राइबल एरियाज के असम के जोड़ के। 66 में जेसी शाह कमीशन रिपोर्ट के बाद पंजाबी और हिंदी स्पीकिंग लोगों को अलग कर दिया गया 2 अलग स्टेट्स में, पंजाबी को पंजाब में, हिंदी को हरियाणा में। और जो हिली एरिया थे उसे हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया। हिमाचल प्रदेश वाज यूनियन टेरिटरी एट दैट। सो ये हुआ 66 में। 70 में हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया था। चंडीगढ़ इनकी कॉमन कैपिटल रही। हिमाचल प्रदेश को 70 में स्टेट बनाया गया। मेघालय को ऑटोनॉमस सब स्टेट बनाया गया विद इन द स्टेट ऑफ असम 1969 में, और बाद में 71 में से स्टेट बना दिया गया। 72 में मणिपुर त्रिपुरा को, 75 में सिक्किम को 22nd स्टेट बनाया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 87 में, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड इनको 2000। उसके बाद J&K को रीऑर्गेनाइज किया गया, वो आगे बताएंगे। नाम जिनके बदले गए, यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश बनाया गया 1950 में, मद्रास को तमिलनाडु 69 में, मैसूर का नाम कर्नाटका कर दिया गया, लक्कादीवा, मिनिकॉय, अमनादीवा इनको लक्षद्वीप, ये सारे आइलैंड्स लक्षद्वीप, ज्यादा कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स को, इन सबको अलग अलग नाम थे, इन सबको लक्षद्वीप बना दिया गया। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। 2006 में उत्तरांचल को रीनेम किया गया उत्तराखंड, पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर दिया गया। 2011 में ओडिशा को बनाया गया, ओडिशा को ओडिशा बना दिया गया, रीनेम कर दिया गया। तेलंगाना 30 जुलाई 2013 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अनैनिमसली होता, सबने मिलजुल के ये रेजोल्यूशन पास किया कि वो सेपरेट स्टेट बनाएंगे तेलंगाना की।
काफी सारी स्टेजेस के बाद बिल को पार्लियामेंट में फेब 2014 में पेश किया गया। फेब 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पार्लियामेंट में आया, जिसमें तेलंगाना को बनाने की कोशिश की गई फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। बिल को रिसीव किया, प्रेसिडेंट का असेंट मिला और ये गजट में आ गया था 1 मार्च 2014 को, यानी ऑफिशियली अनाउंस हो गया। तेलंगाना जो है ये बनी 2 जून 2014 को। कल्वा कुंतले चंद्रशेखर केसी राव इनको बोलते हैं, ये पहले चीफ ऑफ मिनिस्टर बने तेलंगाना के, और ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के मेंबर थे, जो मेजोरिटी जिसको मिली थी वहां पे। हैदराबाद जो है वो ज्वाइंट कैपिटल रही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की फॉर सम पीरियड। अनाउंस किया गया था 10 साल तक रखा जाएगा। बाद में आंध्र प्रदेश ने अमरावती को कैपिटल पिक कर लिया और अपनी सेक्रेटरीट को 2016 में वहां शिफ्ट कर लिया, जो मार्च 2017 से काम करना शुरू हो गई। जे&के का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया है। ठीक है, ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था। इसमें रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें एक बनी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी बनी लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। ये होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अमित शाह ने जो थे होम मिनिस्टर, उन्होंने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था 5 अगस्त 2019 को, वहीं पास हो गया था उस दिन, और फिर 6 अगस्त को ये लोकसभा से पास करा दिया गया था। प्रेसिडेंट का असेंट इसे 9 अगस्त को मिल गया था, और इस ने आर्टिकल 370 के अंदर जो स्पेशल प्रोविजंस थे उसी आर्टिकल के अंदर उन्हें मॉडिफाई कर दिया। This is the end of basics of the reorganizations and the renamings. ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। सिटीजनशिप पे जब हम आते हैं तो ये सिटीजनशिप का फ्रंट पेज है, इसमें साधु संत दिखाए हुए हैं। ठीक है, वो पूजा हवन करते हुए नेचर और साधु संत दिखाए हुए हैं। तो ये लोगों में, इंसान में और नेचर के बीच में जो कोरिलेशन है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ये पेज पे पिक्चर बनी हुई है सिटीजनशिप के पेज पे, पता होना चाहिए कि कौन से हेड पेज पे क्या बना हुआ है। इंडिया में सिटीजनशिप 2 तरह की है। सिटीजनशिप की कैटेगरी में हम किन किन को लाते हैं या लोगों को किस कैटेगरी में रखते हैं? एक को सिटीजन मानते हैं, एक को एलियंस मानते हैं। एलियंस भी 2 तरह के हैं, एक हमारे फ्रेंडली एलियंस हैं, एक एनिमी एलियंस हैं। ठीक है, एनिमी एलियंस के पास लेसर पावर होती है देन फ्रेंडली एलियंस। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 जो था, ये बताता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो किस किस को क्या सिटीजनशिप मिली, किस किस कंडीशन में मिली। आर्टिकल 5 बताता है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे किसको मिली। 6 बताता है कि जो लोग माइग्रेट हुए पाकिस्तान के, उनमें किसके पास रही, किसके पास नहीं रही। आर्टिकल 7 बताता है कि जो माइग्रेंट, सर्टन माइग्रेंट्स हैं, उनमें किसके पास रही। 8 बताता है कि कौन से पर्सन जो ओरिजिन के हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके किस किस के पास है। 9 बताता है कि जो वॉलंटरली किसी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। 10 बताता है कि किन किन केसेस में कंटिन्यू रहती है। जैसे आप अगर 7 साल से ज्यादा बाहर रहे हैं तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। बट अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे गए हुए हैं, अब हेल्थ की वजह से गए हुए हैं, अब एजुकेशन की वजह से गए हुए हैं, तब ये खत्म नहीं होती। तो कॉन्टिन्यूएंस कहाँ कहाँ रहेगी वो बताया गया। और आर्टिकल 11 बताता है कि पार्लियामेंट कैसे सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है। तो कहीं जगहों पे सिटीजनशिप पार्लियामेंट के हाथ में है। जैसे हमारे पास सिटीजनशिप लेने के तरीके हैं, एक बाय बर्थ मिलती है, एक बाय नेचुरलाइजेशन मिलती है। कोई फॉरनर लेना चाहे नेचुरलाइजेशन, हाँ कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है वो लेना चाहे इंडियन सिटीजनशिप, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सो नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में आप हेरा फेरी करें तो पहले तो पता नहीं चले आपको दे दें, पर बाद में बात हो जाएगी आपने हेरा फेरी की है तो पार्लियामेंट आपको सिटीजनशिप से बाहर निकाल सकती है। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? आप एनिमी कंट्री के साथ वॉर टाइम पे ट्रेड करें, पार्लियामेंट आपको सिटीजनशिप से बाहर निकाल सकती है, तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट के पास रेगुलेटरी पावर्स हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स अभी हमने किए ये सिर्फ बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सिटीजन्स होंगे एट द कमेंसमेंट,
ये पार्लियामेंट को लॉ इनेक्ट करने की पावर देते हैं इन द मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। और इसी की पावर के अंदर इंडिया ने गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया था, जिसको बाद में मॉडिफाई किया 86, 92, 2003, 2005, 2019 में। 2019 में आपने सुना होगा कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज के इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो 2014 के बाद इंडिया में आए थे, उनको पहले आए थे जो यहाँ रहते हैं, उनको सिटीजनशिप देने के लिए उसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज हैं। हमारे इंडिया के आगे पीछे बहुत सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जो कि जिनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है। नॉन इस्लामिक जो वहाँ के माइनॉरिटीज हैं जो कि इंडिया में आ गए हुए हैं माइग्रेट करके और यहाँ से वापस नहीं जा रहे, 2014 से पहले से रह रहे हैं, उनको यहाँ पे सेटल करने का तरीका ढूंढने की कोशिश की गई, उसको इसके थ्रू किया गया। आप ऐसी कंट्री जाते हैं जहां पे आपको मार दिया जाए, आप वहां जाना ही नहीं चाहते, आप बोलते हैं मुझे यहाँ ही मार दो, मैं वहां जाना नहीं चाहता। आपके प्रोविजंस गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट लीगल प्रोसीजर सारे फॉलो कर लेती है, उसके बावजूद भी और कोई ऑप्शन ना मिले। अब ऐसे लोग इंडिया में सिटीजन नहीं है, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, कुछ ऐसे बच्चे लोग हैं जो 1970s में आ गए थे, 80s में आ गए थे इन कंट्री से, वो 25-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, सिटीजनशिप नहीं है उनके पास। उनके पास अगर सिटीजनशिप नहीं है, उनकी कॉलोनीज बन गई हैं, वहां रह रहे हैं, गवर्नमेंट को पता है कि ये बंदा वो है, वहां से आया हुआ है, 80s में आया था, 25 साल से यहाँ रह रहा है, गवर्नमेंट के पास उसको सेटल करने का क्या तरीका है? अगर उसके पास सिटीजनशिप नहीं होगी, वो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता, उसके नाम पे प्लॉट्स नहीं ले सकता, घर नहीं बना सकता, पानी का कनेक्शन नहीं ले सकता, बच्चे स्कूल नहीं डाल सकता। तो ऐसे लोग जो है जब कुछ नहीं कर सकते लीगल, तो फिर वो सारे इलीगल कामों में एंटर कर जाते हैं। जब वो इलीगल कामों में एंटर करेंगे तो गवर्नमेंट चेक कैसे रखेगी, उनका हिसाब किताब कैसे रखेगी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेगी? अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि जो माइनॉरिटीज हैं इन कंट्रीज में, जहां इनके लिए इनको लगता है कि हमारे लिए सेफ्टी नॉर्म्स, हमारी सेफ्टी नहीं है और ये माइग्रेट होके आ गए और अब वापस नहीं जा रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये प्रोसीजर लगा कि हम इनमें से लिस्टेड लोगों को जो कि पहले के 2014 से पहले से आए हुए हैं, हम उनको सिटीजनशिप दे देते हैं ताकि उनको प्रॉपरली बसाया जा सके। और वो भी प्रोविजन के हिसाब से है, उसमें काफी सारे प्रोविजंस हैं, उनको सबको देखकर ये बनाया गया। क्योंकि बहुत जगहों पे रास्ते लोग, कई बार मैं बोलता हूँ कि बच्चे बोलते हैं रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, रिजर्वेशन जिनको मिल रही है उसका मिसयूज हो रहा है। पर आप ये समझ के हैरान होंगे कि 10th के बाद जो लोग बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन पढ़ाई छोड़ने वालों में SC ST जो होते हैं वो 90% प्लस होते हैं। सो गवर्नमेंट ने जिनको कैटेगरी दी है वो बहुत एनालिसिस, स्टडी, कैलकुलेशंस के बाद दी गई है, सबको थोड़ी मिल जाती है। उन्होंने देखा है कि इस पॉपुलेशन का बहुत सारा चंक जो है पढ़ाई छोड़ देता है, उस पॉपुलेशन को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कैटेगरी बनाई। उसी तरह कोई भी प्रोविजन जब एक इतनी बड़ी कंट्री में होता है तो ये खाली गवर्नमेंट की विल नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, बहुत सारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कआउट है वो सारा इन्वॉल्व होता है, और फिर उसमें से बेस्ट रास्ता ढूंढा जाता है कि क्या है। तो वो गवर्नमेंट को ये बेस्ट रास्ता लगा कि जो यहाँ ये रह रहे हैं पुराने लोग, इसमें नए किसी की सिटीजनशिप, इंडिया के किसी सिटीजनशिप की बात ही नहीं है इसमें सिटीजनशिप की बात है जो वो आ गए थे और अब वो कॉलोनीज में रह रहे हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन 2019 में बनाया। ये डिटेल में हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही।